अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैथ्स के जो क्वेश्चन है जो पास पेपर में आए हुए हैं ईएसटी के, उनके हवाले से कि दूसरा लेक्चर आपके साथ शेयर किया जा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे सवालात समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई सवाल फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ लॉग x इज़ इक्वल टू 4 देन x किसके इक्वल होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मुझे एक प्रॉब्लम लग रहा है कि इसमें नीचे जो है आपके पास इन्होंने कोई बेस इनको देनी चाहिए थी, लॉग मतलब 3 होना चाहिए था या 2 होना चाहिए था। तो यहाँ अगर बेस होगी, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है, इज़ इक्वल टू 4 लिखा हुआ है इस तरह। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो ये नीचे बेस होती है ये जब दूसरी तरफ चली जाती है और वहाँ पर जो ये नंबर होता है इसको अपनी पावर बना लेती है। यानी इस तरह होता है x इज़ इक्वल टू 2 और ये उस तरफ चलेगी और ये जो नंबर होगा यहाँ पर 6 होगा, 4 भी होगा, जो भी होगा उसको अपनी ये पावर बना लेती है। तो फिर आप जो हैं इसको आप 4 टाइम जब करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा, यानी कि 4 टाइम्स आप 2 को लिखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 16 इस तरह। लेकिन यहाँ पर आंसर 64 आ रहा है तो कोई ऐसी जो है यहाँ पर बेस होनी चाहिए थी छोटी जो आंसर को जो है 64 आए। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से करें कि अगर ये इस तरह होता log 3x इज़ इक्वल टू 4, तो फिर इस तरह था कि ये वाली x इज़ इक्वल टू ये इधर चलेगी 3 और ये अपनी पावर पे इसको इसने ये इसकी पावर बन गई। तो x इज़ इक्वल टू 81, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 4 टाइम्स है तो फिर ये 81 बन जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, इस वजह से इसको थोड़ा सा जाहिर है कि मैंने आपको बस कंसेप्ट इसका दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे आते हैं। द इक्वेशन x माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस 4 हैज़ डैश सोल्यूशन। अब ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये जो होता है ना, ये इसको कहते हैं मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी इसके अंदर कोई भी नंबर होगा, कोई भी रकम होगी, वो पॉजिटिव बन जाएगी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, लेकिन इसके अंदर कोई भी रकम होगी उसको हमने पॉजिटिव बना देना है। ठीक है, जैसे अब x माइनस 4 है तो आपने क्या करना है, ये देखिए -4 इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब मॉडुलस के लेफ़्ट साइड पर आप अगर राइट साइड पे देखें तो -4 है, लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो आपको पता है लेफ़्ट साइड पर लगा हुआ ना मॉडुलस, हाँ जी लेफ़्ट साइड पे है, तो राइट साइड पर -4 है। आपको पता है जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो रकम होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और इसका जवाब चूँकि कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता तो ये क्वेश्चन ही इम्पॉसिबल है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। If sum of the roots of the equation x square plus kx plus 3 is equal to 0, it is equal to the product of the roots, then k is equal to। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स का सम अगर बराबर हो इसकी रूट्स की प्रोडक्ट के। सम होता है एडिशन, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर k क्या होगा। सम ऑफ द रूट्स जो है उसके लिए आप बनाएंगे, उसके लिए असल में आप इस तरह फार्मूला यूज़ करते हैं, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू, ऊपर आप लिखते हैं माइनस जो मिड वाला नंबर है मिड नंबर, और नीचे लिखते हैं आप स्टार्ट वाला नंबर फर्स्ट नंबर, शुरू वाला जो नंबर है। ठीक है, ये हो गया, ये होगा सम ऑफ द रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अगर हम देखते हैं, ये मैं ऊपर लिख देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें लास्ट नंबर लिखते हैं, लास्ट नंबर यानी आखिरी वाला नंबर, और फिर आप स्टार्ट वाला नंबर लिखते हैं फर्स्ट नंबर में, ऐसे लिख रही हूँ यहाँ। अब आपने क्या करना है कि आप लोगों ने जो इक्वेशन आपको दी गई है x² प्लस के x प्लस 3, सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आपका जो स्टार्ट वाला नंबर है
वो कौन सा है 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं, इट मीन्स 1 होगा। और जो बीच वाला नंबर है वो कौन सा है, वो है के एक्स के साथ। और जो आखिरी नंबर है वो है 3। ठीक है, तो आपने फार्मूला में पुट करना है सम ऑफ द रूट्स वाला फार्मूला हम लेंगे ये वाला। इसमें हम लोगों ने कहा मिड वाला नंबर कौन सा है, मिड वाला नंबर आपका, हाँ जी, क्योंकि मैंने इसके साथ माइनस लगाया तो इसके साथ माइनस के हो जाएगा, के एक्स है ना ये, तो एक्स के साथ मिड नंबर आपका के आ गया, माइनस था तो माइनस लग गया, डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर क्या आपका 1, यानी एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आप कंसिडर करेंगे कि 1 है, 1 आ गया, आंसर आ गया माइनस के। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी सम ऑफ रूट्स में हमने क्या किया कि जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इसके अंदर कौन सा लिखेंगे, मिड वाला नंबर, वो माइनस में होगा, वो के है तो आ जाएगा माइनस के। और इसमें हम लिखते हैं कौन सा नंबर, उसके बाद हम लिखते हैं स्टार्ट वाला नंबर, वो एक्स स्क्वायर है यानी 1 होगा तो आ गया माइनस के। ठीक है, इसी तरह अब हम दूसरा नंबर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला मैंने क्या बताया था, आखिरी नंबर है 3 और शुरू वाला नंबर आखिरी वाला नंबर 3, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, पी लिख देती हूँ आप समझ जाइए। और उसके बाद जो है इसमें स्टार्ट वाला नंबर कौन सा है 1, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम क्या आया हमारे पास माइनस के और प्रोडक्ट क्या आया 3। तो हमें सिर्फ देखिए के चाहिए ना, तो ये जो माइनस का साइन है ये दूसरी तरफ 3 के साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू मैं ऊपर लिख देती हूँ -3। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ के चाहिए ना, तो हमने क्या करना है कि ये जो माइनस का साइन है ये दूसरी तरफ चला जाएगा और आंसर आ जाएगा के इज इक्वल टू -3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 44, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है पोली मीन मैनी, नोमियल मीन टर्म्स या नंबर या हिस्से, इसकी डिग्री देखनी है। 2x4y³ प्लस x² y² प्लस 8x इज। अब इसमें क्या होता है कि हमने जिसके पास ये जो ऊपर लिखी होती है ना 4 3 शॉर्ट फॉर्म में पावर्स बनी हुई हैं, इनको अपने ऐड करके देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो x की पावर आप देखेंगे इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो क्या होगी 7 डिग्री। इसमें x की पावर 2 है, y की पावर, सॉरी ये बार बार ऐसे हो जाते हैं, हाँ, इसमें आप देखें क्वेश्चन में x की पावर 4 है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, x की पावर 4 है, y की पावर 3 है, तो 7 आ गया। दूसरे वाले में x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, क्या आ गया 4 आ गया। इसमें x की पावर है ही नहीं तो ये 1 होगा। अब सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, इसकी पहले वाले की 7, तो आंसर हो जाएगा 7। सबसे बड़ी वाली आपने देखनी होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन है कि इफ़ 2x इज इक्वल टू 3 - 2y इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, देन वैल्यू ऑफ m इज़। आपने इसमें m की वैल्यू निकालनी है। हमें जो है वो देखें जस्ट y को हमने आइसोलेट करना है एक तरफ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेप 1 करते हैं कि हमने y को आइसोलेट करना है, तो उसमें -2y आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये जो 2x है इधर जाके फिर सॉरी ये जो -2y है इधर राइट साइड पे आ जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा, माइनस हट गया, और ये 2x उधर जाके पॉजिटिव है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने आइसोलेट करना है किसको, y को। अब +3, ठीक है, यानी ये इस लेफ्ट साइड पे चला गया 2y, और जो 2x है ये राइट साइड पे आ गया, और इनके साइंस बदल गए क्योंकि जब रकम दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन आपको पता है चेंज हो जाता है। अब स्टेप 2 में हम डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को 2 से, ताकि जस्ट हमारे पास y बच जाए, ठीक है। तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए ये डिवाइड हो गया और ये हो गया, तो यहाँ y इज इक्वल टू हमारे पास बच गया -x यानी 1x सब समझेंगे, +3 / 2,
क्योंकि ये कट गया ना, कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू 2 -2 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू -x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल टू जो आपका पूछा गया है mx प्लस c से, ठीक है। तो x के साथ जो नंबर है वो m है, यानी कि m इज इक्वल टू 1, यानी ये जो नंबर है ये, ठीक है, ये x के साथ नंबर लगा हुआ y, ठीक है, ये m है, यानी हमारा m क्या आएगा -1। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा -1, क्योंकि ये देखें ना इक्वेशन में, ये देखें ये 1x है। अब आप देखिए y इज इक्वल टू ये m हो गया -1, ये x हो गया प्लस ये जो c है 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, हमारा आंसर हो जाएगा -1, यानी आपका जो आंसर आया y इज इक्वल टू -1x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने इस इक्वेशन से कंपेयर किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये y इज इक्वल टू -1 जो है, ये जो m है ये -1 हो गया और x आ गया प्लस c की जगह 3/2। तो ये इस तरह बनती है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। If A ratio B is equal to C ratio D, then theorem of componendo is। कंपोनेंडो जो है इसका मतलब होता है कि रेशो के ऊपर वाले जो नंबर होते हैं, ये हिस्से होते हैं जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, यानी इस तरह 3/2 इस तरह फर्ज करें। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा न्यूमरेटर, उसमें नीचे वाला हिस्सा जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं उसको हम ऐड करेंगे, जबकि नीचे वाला हिस्सा एज इट इज़ रहेगा, यानी इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा रेशो का ये वाला है, इसमें नीचे वाला हिस्सा यानी डिनोमिनेटर को हम प्लस कर देंगे, हमने इसमें +2 कर दिया, और नीचे वाला जो हिस्सा है यानी डिनोमिनेटर ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सिंपली ये करना है कि हम लोगों ने a प्लस बी, ठीक है, क्योंकि आपके पास रेशो है a डिवाइडेड बाई ये होगी और c डिवाइडेड बाई d होगी। अब इसमें हमने ये वाला ऐड करना है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई b, इसी तरह c इसमें ऐड करेंगे इसको प्लस d डिवाइडेड बाई d, ठीक है। अब इसको जब हम रेशो में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, a रेशो b, ठीक है, इस तरह इज इक्वल टू, इसको बेशक ब्रैकेट्स में कर लें, a प्लस बी रेशो b इज इक्वल टू c प्लस d रेशो d, यानी a प्लस बी ब्रैकेट में आ गया, फिर रेशो b इसी तरह इज इक्वल टू c प्लस d ब्रैकेट में आ गया रेशो d। तो करेक्ट आंसर हो गया आंसर d। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि है हमारा इसके हवाले से है, मैट्रिक्स के हवाले से है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये इस तरह लिखा हुआ, तो 16x x4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर जो है ये जो 2/2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट होगा कि इसको अगर आपने निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, ठीक है। तो आएगा आपका 16 × 4 माइनस, फिर आपने बीच में माइनस करना है, ठीक है, यानी आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि जो मैट्रिक्स है 16x और x4, 16 को 4 से कर दें, x को x से कर दें, तो x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू, अगर यहाँ स्क्रीन पे नहीं भी क्लियर तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। 16 को मल्टीप्लाई किया 4 से, दरमियान में माइनस का साइन लगाया, x को मल्टीप्लाई किया x से इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 16 4 था 64 माइनस एक्स स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको फिलहाल निकाल दें यहाँ से, इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, क्योंकि इसको हम इस तरफ ले गए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हमने क्या करना है, हाँ हमारे पास आ गया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाना है, इसको हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे जब, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8,
ठीक है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। 2a² प्लस b² ब्रैकेट में इज इक्वल टू a प्लस b² ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब इस ब्रैकेट में क्या आएगा, अगर आप दोनों बेसिक फार्मूलाज को ओपन करके प्लस करेंगे तो ये बनता है a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, आप सबको पता होगा, अलजबरा में ये फार्मूला पड़ा होगा, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह a माइनस b का स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे ना, जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को इसको फिलहाल निकाल दें बीच में से, इनको आपने ऐड करना है, तो तब आपके पास जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी और ये भी, क्योंकि नीचे आप साइंस चेंज करेंगे ना इस तरह, तो ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल होते जाएंगे और आपके पास बच जाएगा जो है हाँ जी, मैं आप उसको दोबारा लिखती हूँ। अब आप जब आप इन दोनों को जो है ऐड करते हैं इन इक्वेशन को, a² प्लस 2ab प्लस b², इसी तरह दूसरी इक्वेशन a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इनको जब आप ऐड करते हैं तो तब क्या होता है, माइनस 2ab कैंसिल हो जाते हैं, सॉरी ये कैंसिल होंगे, मैंने वो गलत बता दिया आपको, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, a² प्लस b²। ठीक है, इसी तरह a² प्लस a² प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस माइनस थे तो ये बच गए हमारे पास। ठीक है, अब ये दोनों जब जमा करेंगे तो 2a² प्लस 2b²। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बचा था a² b² और इस तरह a² प्लस b², तो 2a² प्लस 2b²। अब खाली जगह में हम क्या डालेंगे, एक मिनट। ठीक है, तो ये जो खाली जगह है इसमें आ जाएगा a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर इसको हमने किया और a माइनस बी का स्क्वायर किया, तो फिर ये इक्वेशन आएगी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन 49। अब हमारे पास क्वेश्चन 49 है, इफ़ r1 माइनस 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ p 2 3 ब्रैकेट में एंड q x y एंड देन x y को अपने मालूम करना है। तो देखिए, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि दोनों एंड्स का एवरेज यानी दरमियानी हिस्सा जो होता है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप डबल करके पहले पॉइंट से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसमें x निकालना है, तो उसमें मिड पॉइंट का x क्या है, आप देखें ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना 1 माइनस 1, इसमें एक x है और एक y है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि मैंने आपको बताया कि आप x निकालने के लिए क्या करेंगे कि मिड पॉइंट का x है 1। ठीक है, तो इसको आप डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और उस डबल किया तो 2 हो गया, और फिर इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ठीक है, और p का x जो है वो माइनस इसमें से कर देंगे। ठीक है, p का x कौन सा है, ये देखिए एक मिनट, p का x है 2 3, ये देखिए ना यूँ है, तो ये p का x हो गया। और मैंने आपको बताया कि मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट को आपने डबल कर देना है, दुगना, और फिर आप फर्स्ट पॉइंट से उसको माइनस करेंगे। तो x निकालना है, तो उसके लिए आप मिड पॉइंट का x जो है आपका पास 1 है। ठीक है, 1 को डबल किया तो क्या हो गया आपके पास 2, आंसर आ गया 2। अब इस 2 को, जो p का x है ना ये है 2, ठीक है, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का y क्या है -1, इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर आ जाएगा -2। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास p का y है वो माइनस करेंगे, p का y क्या है 3, इसमें से आप 3 माइनस करेंगे, -2 -3 तो आ जाएगा -5। तो क्या आंसर आया आपके पास 0 और -5, 0 और -5, करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाई इज एन डैश नंबर या डैश नंबर। पाई आपने सुना होगा उसकी वैल्यू 3.14 आगे लामहदूद होती है, यानी जो पाई है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14159 और ये लामहदूद है, अनलिमिटेड, ये कभी ख़त्म नहीं होती और ना ही रिपीट होती है। इसे हम, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है ना p/q, इस फॉर्म में इसको हम परफेक्ट तरीके से नहीं लिख सकते। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हुई कि जो नंबर फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते उसको हम कहते हैं इर्रेशनल, यानी गैर नातिक उर्दू में जिसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 51। इफ जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन इफ़ क्यू एक्स इज़ अ क्वोशंट। अगर जी एस जो है वो पी एक्स का फैक्टर है तो फिर क्यू एक्स जो है वो क्वोशंट आंसर को कहते हैं ना जो, तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? यानी इफ़ अगर जी एक्स जो है वो फैक्टर है पी एक्स का तो फिर क्यू एक्स जो है वो क्वोशंट हो तो इक्वेशन क्या बनेगी? अब सोचें, अगर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं जब, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 3, क्योंकि दो फैक्टर किसका है? 6 का। तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 = 6। तो इसमें फॉर्मूला हम ये लगाते हैं कि हम टोटल लिखते हैं = फैक्टर लिखते हैं यानी जो डिवाइज़र होता है, ठीक है, और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्वोशंट के साथ जो हमारा आंसर होता है। टोटल = फैक्टर जो कि डिवाइज़र होगा, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट जो कि डिवाइडेंट होगा, DIVI जो डिवाइड करने वाला होगा, डिवाइडेंट। अच्छा, अब इक्वेशन को हम उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इक्वेशन देखें तो उसमें हमारे पास फैक्टर कौन सा है? px, ठीक है, = टोटल हमारे पास px आया, = इसके फैक्टर हैं gx और qx। एक मिनट में इसको दोबारा करती हूँ। अब हम लिखते हैं इक्वेशन को, हम लिखेंगे px, ठीक है, टोटल आ गया, फैक्टर इसके कौन से हो गए? gx, और फिर ये डॉट जो है मल्टीप्लाई को जाहिर कर रहे हैं qx। ये जो आंसर है आपका यही होगा, ठीक है। यानी ये इसके फैक्टर लिखा और फिर हमने इसका क्वोशंट लिखा, ये फैक्टर हो गया और ये हमने क्वोशंट लिखा gx और qx, और फिर हमारे पास जो है px यहाँ पर टोटल में आ जाएगा। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। इफ़ a = 0 in ax² + bx + c = 0 देन इक्वेशन रिड्यूसेस टू अ डैश इक्वेशन। अब देखिए उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन में a जो है वो 0 है, यानी ax² में a 0 है, तो x² वाली टर्म फिर क्या होगी? पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। देखिए ax² है, आपने कहा कि a 0 है के बराबर है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या होगी? ख़त्म होगी, 0 होगी। बाकी हमारे पास क्या बचा? bx + c = 0। तो रूल ये होता है कि जिस इक्वेशन में x की सबसे बड़ी पावर 1 हो, जैसे bx में x की पावर अगर कोई नहीं लिखी तो वो तकरीबन 1 ही होगी ना, कोई पावर ना दी हो तो 1 ही होगी, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं यक दर्जी मुसावात, यानी एक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होने के लिए x² का होना ज़रूरी होता है, यानी वो इस तरह से बनती है x² + x + b, या जो भी आपने नंबर यहाँ लगाना है कांस्टेंट, इस तरह। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, लीनियर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, जो क्वेश्चन नंबर आपका है 53। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये है अ कॉम्प्लेक्स नंबर x + ty इज प्योर इमेजिनरी इफ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + ty, वो प्योरली इमेजिनरी है अगर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल जो अकेला होता है, ठीक है, यानी कि x,
इमेजिनरी पार्ट होता है, मैं आई लिख देती हूँ, समझ जाए। इमेजिनरी पार्ट जो आई या टी के साथ होता है, यानी कि वाई, ये जो इसके साथ है वो वाई हो जाएगा। तो प्योर इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ इमेजिनरी हिस्सा बचेगा और रियल हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ज़ीरो हो जाए। तो अगर हम क्या करें, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं तो सिर्फ इमेजिनरी हिस्सा बचेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी आपने याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्योर, एक रियल होता है जो अकेला होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है जो वाई होता है, ठीक है, और जो टी के साथ है। तो प्योर इमेजिनरी नंबर में हमने आपको बताया कि सिर्फ इमेजिनरी हिस्सा बचता है और दूसरा जो रियल पार्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने कहा कि x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास इमेजिनरी हिस्सा बचा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज LCM of least common multiple of a cube plus b cube and a square minus ab plus b square is। इस फार्मूला को ओपन करेंगे, जो a क्यूब और b क्यूब वाला फार्मूला है, ये आपने फार्मूला ज़रूर याद रखने हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। इस फार्मूला को ज़रा हम खोलते हैं, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आएगा a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वेयर, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो अब हमने एलसीएम में क्या करना होता है, दूसरा पार्ट क्या है, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। यानी ये जो फार्मूला है इसको हमने ओपन किया तो ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर आया। दूसरा पार्ट क्या है, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। अब एलसीएम हम क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है ना उसे हम एक बार लिख लेते हैं। कॉमन इन दोनों में ये है, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, और बाकी बचा हुआ उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो ए बी होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हाँ, फिर आपका आंसर वही आ जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। यानी जो दोनों में कॉमन था वो हमने एक बार लिख लिया, ये वाला ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, और जो बाकी बच गया ए प्लस बी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब हमने ओपन किया था ऊपर आपने देखा ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, तो क्या बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये आंसर है सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी नहीं सॉरी ए ऑप्शन राइट आंसर है। अब हम अच्छा नंबर्स पे ना जाइएगा, यहाँ पर ना थोड़ा सा इस तरह से है कि ये आपकी बुक के पेजेस में सी क्वेश्चन लिए गए हैं, इस वजह से नंबरिंग थोड़ी सी आगे पीछे है, तो वो उसको आपने नहीं ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड। अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको एक बात बतानी है, हाँ जी, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.02। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें सबसे पहले आपने जो है वो डेसिमल को भूल जाना है, ठीक है। आपने सिंपली नंबर लेना है जो कि बनेगा 125 बाय मल्टीप्लाई बाय 2। आपने डेसिमल बिल्कुल भूल जाना है कि वो साथ कोई है, तो आंसर आएगा 250। अब आपने क्या करना है, आपने पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स काउंट करने हैं, यानी 1.25 के बाद कितने डिजिट्स हैं और 0.02 के बाद कितने डिजिट्स हैं, इसके बाद भी 2 हैं, इसके बाद भी 2 हैं, टोटल कितने हो गए 4, ठीक है। अब हमने 4 डिजिट्स हो गए। अब आपने जो आंसर आया 250 उसमें राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, ये राइट साइड है, और आपने 4 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगाने हैं, यानी इधर से स्टार्ट लेंगे राइट साइड से और 4 डिजिट्स आपने छोड़कर जो है वो पॉइंट लगाना है, क्योंकि इन दोनों का आंसर 4 आया ना कि इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद सॉरी, तो 4 हो गया। तो आपने जो आंसर होगा 250 उसमें आपने राइट साइड से स्टार्ट लेना है और 4 डिजिट्स आपने छोड़ने हैं और फिर आपने पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट के बाद देखें जो लास्ट 0 होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ये वाला, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको लिखते हैं, ये हो गया इस तरह, ये देखें
4 डिजिट्स छोड़कर इस मतलब ये 4 डिजिट्स है ना, समझें, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसके लिए हमने नहीं लगाया। तो वैसे पॉइंट के बाद कितने डिजिट बने, 1 2 3 4, लेकिन चूंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं तो इसको हमने काउंट नहीं करना। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 0.025। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। पहले 50 तादाद जो हैं जैसे होते हैं 1, आप सबको पता होगा ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, इवन कौन से होते हैं, 2 पे डिवाइड होते हैं, और 2 पे डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 11 ये सो ऑन। तो पहले 50 जो ऑड नंबर्स बनेंगे उनका आपने बताना है एवरेज। एवरेज आप सबको पता है क्या होता है, तो आपने ये याद रखना है, मैथ में एक रूल होता है कि पहले जितने भी ऑड नंबर्स का एवरेज पूछा जाएगा आपसे, जवाब हमेशा वही नंबर होगा, यानी कि 50 ही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28, अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स एट अ सर्कल एट। इंटरसेक्ट का मतलब है काटना। अब टेंजेंट लाइन कभी आपने सर्कल में देखा होगा तो वो इस तरह करके एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, ये जो लाइन होती है टेंजेंट, ये सर्कल को वो पूछ रहा है कि कितने पॉइंट पे टच करती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है। तो टेंजेंट लाइन वो सीधी लाइन होती है जो सर्कल के अंदर से नहीं गुजरती बल्कि बाहर से टच करती है, अंदर से नहीं गुजरेगी, ये बाहर से टच करती गुजरेगी, और ये सर्कल को हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी। ठीक है, और अगर ये 2 पॉइंट्स पे करेगी तो वो टेंजेंट नहीं रहेगी। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 पॉइंट। उसके बाद व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने अभी आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले एक स्क्वायर होना चाहिए, इस तरह की रकम होनी चाहिए, फिर एक्स वाली और आखिर में कांस्टेंट वाली रकम। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक मेयारी शक्ल, एक आम शक्ल। तो इसमें वेरिएबल जो है, वेरिएबल आपको पता है मैथ्स में कौन से होते हैं, जो एक होता है कांस्टेंट, जैसे ये नंबर है इसकी वैल्यू 2 ही है, अगर मैं इसको x बना दूं तो ये वेरिएबल हो जाएगा। तो इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होती है, स्क्वायर। ये हो गई जैसे 3x स्क्वायर, फिर उसकी ये वाली टर्म आ गई, फिर x वाली टर्म आ गई जैसे 4x आ गई, और फिर आखिर में कांस्टेंट होगा जैसे अब 3 लगा दें कुछ भी। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें देखें स्क्वायर वाली टर्म भी है, फिर x वाली है, फिर कांस्टेंट वाली टर्म है। मतलब वैसे आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने इसको लिखना है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द सेट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का डोमेन पूछ रहे हैं कि एक सेट है आर जिसमें रियल नंबर्स है, उसका डोमेन क्या है। अब डोमेन का मतलब होता है कि वो तमाम वैल्यूज़ जो किसी फंक्शन या सेट में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में दुनिया के तमाम नंबर्स आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों, चाहे वो नेगेटिव हों, चाहे वो फ्रैक्शंस हों, चाहे वो डेसिमल्स वगैरह हो, कुछ भी हों, तमाम नंबर्स पे शामिल होंगे। तो इसीलिए इस सेट की जो पूरी डोमेन है वो पूरी डोमेन ही इसकी ऑल रियल नंबर्स होती है। तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन 31, कंप्लीट द फॉर्मूला 4ab इज इक्वल टू। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको अपने फार्मूला को कंप्लीट करना है। इसमें अब आप देखें कि आपका बहुत मशहूर फार्मूला आपको मैंने भी बताया है, होता है a प्लस बी स्क्वायर, जो खुलता है तो क्या बनता है, और a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इनको ओपन करती हूँ डायरेक्टली। a प्लस बी स्क्वायर को ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये a प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला जो फार्मूला है इसको ओपन किया। इसी तरह a माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करते हैं, a माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये सेकंड फार्मूला हो गया। आपने सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों फार्मूलाज को, यानी पहले में से दूसरे फार्मूला को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब आपने देखना है कि इसमें साइंस चेंज होते हैं इस तरह। ठीक है,
ये प्लस प्लस के होते हैं ना, तो ये साइन चेंज हुए, कट गया, प्लस माइनस ये भी कट गया, ये प्लस होगा तो हमारे पास देखो 4ab, 2ab, हाँ जी 2ab और ये 2ab बचेगा तो 4ab। तो इसका मतलब है कि सही जवाब क्या होगा आपके पास आंसर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, यानी इनको आपने ओपन किया ना, a प्लस बी का स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर को, यानी आपने इन दोनों को ओपन कर लिया, a प्लस बी स्क्वायर को भी ओपन किया जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, फिर माइनस किया दूसरे फार्मूला को, इसमें से a माइनस बी स्क्वायर को जो ओपन होके हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, साइन चेंज किए, दोनों कैंसिल हो गए, स्क्वायर वाला और बी स्क्वायर वाला, और हमारे पास बच गया 4ab। तो इट मीन्स ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेट वाला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है डिसजॉइंट सेट के मुतल्लिक है कि इफ़, हाँ जी ये क्वेश्चन है डिसजॉइंट सेट के मुतल्लिक कि अगर इफ़ एंड बी ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आपने देखा होगा सेट में अगर ये टर्म आती थी तो मेरे ख्याल में इस तमाम इसमें चीज़ें शामिल होती हैं और इसमें आपने कॉमन फैक्टर्स देखने होते थे। तो डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि कॉमन होनी चाहिए, दोनों सेट के दरमियान कॉमन चीज़ें निकालना हो। तो जब दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है ही नहीं तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, खाली होगा। खाली सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट, यानी इस तरह लिखते हैं, या नल सेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो मैंने आपको बताया इस तरह। अच्छा उसके बाद पहले हम, अच्छा क्वेश्चन 32, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल y फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहे हैं कि हाँ जी, अगर आप किसी डाटा की सारी वैल्यूज़ का उनके जो मीन है यानी एवरेज है उससे फ़र्क यानी डेविएशन निकालें। अगर कोई डाटा आपको दिया है, गिवन है, उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका आप एवरेज निकालते हैं और उससे उसके जो डिफरेंस है, फ़र्क है, डेविएशन है, उसको निकालें, फिर इन सब फ़र्क को आप आपस में प्लस कर दें तो जवाब क्या आएगा। अब देखिए कुछ वैल्यूज़ देखिए मीन से बड़ी होती हैं यानी पॉजिटिव डिफरेंस आता है, पॉजिटिव डेविएशन, और कुछ वैल्यूज़ मीन से छोटी होती हैं, नेगेटिव डेविएशन। जब इन सबको हम ऐड करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट रिजल्ट आपके पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, ज़ीरो, ठीक है ना। मतलब आपने इसमें क्या करना होता है कि आपने जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं डाटा में उनका जो एवरेज है, उनका जो एवरेज होता है मीन, उससे जो उनका फ़र्क होता है डेविएशन वो निकालना होता है और फिर उस सब फ़र्क को आपने आपस में ऐड करना होता है। तो इस तरह से चूँकि ज़ाहिर है कि कुछ वैल्यूज़ मीन से बड़ी होंगी, कुछ छोटी, कुछ पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, कुछ नेगेटिव आएगा। जब उनको ऐडअप करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव फ़र्क एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ज़ीरो। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहले 5 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने आप पर डिवाइड होते हैं और 1 पर। तो पहले 5 प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5, 7, 11। अब इससे आपने याद रखना है कि आपको इवन नंबर पता हो, ऑड नंबर पता हो, होल नंबर्स पता हो, प्राइम, नेचुरल, सब नंबर्स देख लीजिएगा। ये 5 पहले प्राइम नंबर हो गए, कितने हैं, 5 हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 28/5, 2 और 3 5 और 10 17 और 17 और 11 28, 28/5, तो आंसर आ जाएगा 5.6, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अच्छा इसमें एक गलती है कि आपको 2 का 3 लिखा हो जबकि 23 नहीं है, ये 2 क्यूब है, ठीक है, 23 नहीं है। 2 क्यूब हो गया 2 2 2, 8 आ गया। 3 का क्यूब हो गया 3 3 3,
अच्छा 3 का स्क्वायर है, सॉरी 3 3 या 9, तो 9 और 8 कितने हो गए, 9 8 से मल्टीप्लाई करें तो 72, यानी 2 का क्यूब लेंगे तो 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आएगा, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर डी 72 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4:5। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड इस रेशो में है कि एक 3 की रेशो में है, एक 4 की, एक 5 की। अगर पेरीमीटर, मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक जो कोई भी शेप है उसके अंदर की जितनी भी लेंथ्स बनेगी, जितनी भी बाउंड्री है, उन सबको मिलाकर पेरीमीटर होती है, उसकी कुल लंबाई वो है 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि आपने जो लॉन्गेस्ट साइड है सबसे बड़ी कौन सी होगी, रेशो किसकी ज़्यादा है, 5 की, तो आपने उसकी लंबाई मालूम करनी है, वो होगी 5। इन सबको प्लस करें 3 4 और 5 को, कितना हो गया 12, और पेरीमीटर कितनी है 24, ये 2 हो जाएगा, 12 2 ज़ा और 5 2 ज़ा 10। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद यही क्वेश्चन है, ये तो आप एवरेज वाला कर सकते हैं, पीछे भी आपको बताया है कि मुश्किल नहीं है। इन सबको ऐडअप करें, 4 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइड करें, जो आंसर आएगा फिर वो आपने निकालना है। मे भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा सही नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। तो आपने बस देखना है कि आपको मेथड पता हो क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन। प्रोबेबिलिटी होता है किसी चीज़ के होने का इम्कान, तो कोई भी इवेंट है उसके होने का इम्कान जो है वो किसके दरमियान में होता है, या तो देखें वो बिल्कुल नहीं होता 0% होता है, या वो 100% होता है यानी 1%। तो 0 to 1 के बीच में चांस होता है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द, हाँ जी, हाँ जी, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर -5 and 0, -5 आ जाता है x में और 0 वाला आता है y में। असल में ये क्वेश्चन ग्राफ के होते हैं इसलिए थोड़ा आप परेशान होते हैं, लेकिन आपने इनको समझना होता है। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 जो x पे होगा, और एक है y जो कि 0, देन इट लाइज इन, ठीक है। अब देखें अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, एक ग्राफ आप देखते हैं, ये x एक्सिस होते हैं और ये y, ये जो सीधी लाइन x एक्सिस और ये y जो वर्टिकल होती है। तो जब भी y 0 होगा तो वो पॉइंट हमेशा किस पे बनेगा, x एक्सिस पे, ठीक है ना। इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं 1 2 3, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ माइनस वाली, इसी तरह ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ नीचे नेगेटिव वैल्यूज़। तो जब भी y 0 होगा तो वो पॉइंट हमेशा ज़ाहिर x एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा, ना तो वो ऊपर जा सकता है y में, ना नीचे जा सकता है। तो x आपके पास क्या है, माइनस में है, -5 है ना, देखें -5 है ना x, ये देखें। तो एक मिनट, ये देखें y और x, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़, इधर नेगेटिव वैल्यूज़, -1 वाली, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़, इधर नेगेटिव। तो हमने कहा कि y हमारा 0 है और वो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनेगा, और x चूँकि हमें माइनस में दिया गया है तो ये सेंटर है और उससे बाएं साइड पे जाएगा, तो ये x एक्सिस पे है -5। तो आंसर होगा x एक्सिस, ऑप्शन इसमें है सी, ये है ऑप्शन सी। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ये मैंने देखा है इसको करके। इफ़ 20% ऑफ ए इज़ इक्वल टू 80% ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू ए बाई बी। वो कह रहे हैं कि अगर ए का 20% बराबर है बी के 80% के, तो इनमें से कौन सा बराबर है ए बाई बी के। सबसे पहले आप इक्वेशन को समझें। आपने 20% ऑफ ए कर लिया, ठीक है, और 80% ऑफ बी कर लिया, ठीक है। एक मिनट, 20% ऑफ ए और 80% ऑफ बी, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों ने 100 को कैंसिल कर दिया एक दूसरे से, और पीछे बचा 20 मल्टीप्लाई बाई ए, 80 मल्टीप्लाई बाई बी। तो आपने क्या करना है कि बी को इस तरफ ले आना है, तो नीचे आ जाएगा क्योंकि हमने ए बाई बी निकालना है, और 20 को राइट साइड पे ले जाएंगे, इसको इधर से कर देते हैं इस तरह, तो ये हो जाएगा इस तरह, ये इस तरफ चला गया, ठीक है, क्योंकि आपने ए बाई बी निकालना है ना। तो आप इसको इधर ले जाएंगे और 20 को नीचे ले जाएंगे, तो ये आपस में कटेगा तो आ जाएगा 4।
मतलब पहले आपने क्वेश्चन के मुताबिक 20 डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए लिखा, फिर बराबर करके 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय बी, 100 कैंसिल हो गए, पीछे बचा 20 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय बी। फिर आपने बी को उस तरफ लेके जाना है और 20 को राइट साइड पे नीचे ले आना है, क्योंकि हमने ए बाय बी मालूम करना है। 80 बाई 20 इज इक्वल टू 4 आंसर आएगा, जो ऑप्शन डी है हमारा, या 1/4 लगा हुआ है, ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो सर्कल के रिलेटेड है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं अब कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस दी, जी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आप सब जानते हैं। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो नीचे आपको बताए गए जो दिए गए हैं ऑप्शंस, उनमें से एक्सप्रेस कर रहा है एरिया के सर्कल के एरिया को, उसके रकबे को, उसके सर्कमफेरेंस की टर्म में। सर्कमफेरेंस जो होता है वो बाउंड्री जो होती है ना सर्कल की, उस सब की जो लेंथ होती है, इसको उर्दू में ख्याल में मुहीत कहते हैं। ये सर्कल है ना, देखिए मान लें टेढ़ा बन रहा है थोड़ा, उसकी जितनी भी बाउंड्री उसकी लेंथ को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। पूछ वो ये रहे हैं कि सर्कल के एरिया को उसके सर्कमफेरेंस की शक्ल में कैसे लिखा जाता है। आप सब जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 2πr। अगर हम यहाँ से रेडियस को निकाल लें तो हमारे पास बचेगा C, नीचे चला जाएगा C इंटू 2π, ठीक है। रेडियस आपने साइड पे कर दिया, C नीचे आ गया 2π। अब आपने ये जो R की वैल्यू निकाली है, पुट वैल्यू ऑफ R इन द फार्मूला ऑफ एरिया, क्योंकि हमने एरिया की देखना है ना किस टर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है जो हमारे पास आई है R इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 2π, इसको हम इस फार्मूले में रखेंगे A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर क्या है, जो भी निकाला है हमने C 2π इंटू स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम लोगों ने इसको ओपन किया तो हमारे पास बचा पाए। अब ये खुलेगा C स्क्वायर, वो डिवाइड मल्टीप्लाई होगा C स्क्वायर और 2 2 ज़ा 4π स्क्वायर, ठीक है। आप देखते हैं तो अब ये पाई इससे कटेगी तो एक पाई रह जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो A इज इक्वल टू C स्क्वायर और 4π, A इज इक्वल टू C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर जो है A ऑप्शन C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π। एक दो फिर समझा देती हूँ कि आपने सिंपली जो एरिया फार्मूला है, एरिया है सर्कल का पाई आर स्क्वायर लिखा, सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 2πr। R को हमने सेपरेट करना है रेडियस को, तो हम C इज इक्वल टू 2π करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने रेडियस को पुट करना है एरिया वाले फार्मूला में। एरिया का फार्मूला होता है जो सर्कल का है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फिर A इज इक्वल टू पाई, और फिर हमने इस वैल्यू को पुट किया था, जिसको जब हमने मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो आंसर आया ऑप्शन A C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π। अब हमारे पास लास्ट स्लाइड है जी, अलीनियर इक्वेशन। हाँ जी, अलीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट 1 मिनट में आपको बताती हूँ। हाँ जी, अलीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट। लीनियर इक्वेशन हमेशा लीनियर लाइन के वर्ड से निकला है, आप याद रखें। इस तरह लिखी जाती है 2x प्लस जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, इस तरह करके। तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करती है किसको, स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि इसका मतलब ही लीनियर का मतलब लाइन होता है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर यहाँ बताती हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग M इन मोहम्मद इज़, मोहम्मद में टोटल वर्ड्स कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और M कितनी बार रिपीट हुआ 3। तो ज़ाहिर है कितना चांस है कि जो वर्ड मोहम्मद है उसमें हम M को हासिल करेंगे 3। टोटल वर्ड्स 8 है मोहम्मद में, और कितनी प्रोबेबिलिटी कि M हासिल करेंगे 3 बार है, तो 3 डिवाइडेड बाई 8, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन द सीक्वेंस। ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, 1 8 27। अब ये क्यूब में चल रहे हैं, 1 स्क्वायर 2 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, 4 क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा
64 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5 क्यूब करते हैं तो 125 आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएंगी, 64 एंड 125। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मतलब आप देखिए क्यूब्स में चल रहे हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब हो गया तो 8 आ गया, 3 क्यूब हुआ तो 27 आ गया, 4 क्यूब होगा तो 64 आएगा, 5 क्यूब होगा तो 125। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब ये जो दो क्वेश्चन हैं पहले ये करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना 5 2 7 0 1 2 1 -2 एंड 1 -1 0, दे आर द वर्टिसेस ऑफ, ये बेसिकली ग्राफ पेपर पे हल करने वाला है। ठीक है, तो आप इसके लिए आप ग्राफ पे इसको बना के देख सकते हैं। आप एक ग्राफ लीजिएगा और इन चारों पॉइंट्स को एक ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता है, उसमें मैंने आपको बताया किस तरफ पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, किस तरफ नेगेटिव रखनी है। इन पॉइंट्स को जो आए हैं इनको आपने ग्राफ पेपर पे मिला के देखना है। तो जो शेप बनेगी उसमें आमने सामने वाली जो यानी जो आमने सामने वाली दो लाइंस होंगी ना, वो आपस में पैरेलल होंगी, यानी एक ही सिमत में होंगी। ठीक है, और बाकी तो दो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं होंगी, एक डायरेक्शन में नहीं होंगी। तो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होंगी उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेना है। ज्योमेट्री में जितने भी फार्मूलाज हैं एरिया के रिलेटेड, पेरीमीटर के, यानी रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इनको आपने रट लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है द पॉइंट 3 5 इज़ द मिनिमम इज़ एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम। ये जो पॉइंट है 3 5, ये मिनिमम डिस्टेंस का किस तरह होगा, ये भी ग्राफ पेपर वाला है। अब इसमें 3 जो है वो x पे होगा, x है, और 5 क्या है, y है। ठीक है, ये 3 है, ये 5 जो है y है, यानी 3 जो है वो x है और 5 y है। ये मिनिमम डिस्टेंस का पूछ रहे हैं। अब किसी भी पॉइंट में मैंने आपको पहले बता दिया कि x हमेशा पहला नंबर होगा यानी 3, और y दूसरा नंबर होगा यानी 5। तो इसका मतलब क्या है, ये जो x इज़ इक्वल टू मैंने कहा कि 3 है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है। ठीक है, ये जो पॉइंट है x इज़ इक्वल टू 3, ये पॉइंट y एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है। उसके बाद y इज़ इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट x एक्सिस से 5 यूनिट्स दूर है। अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रा करके देखेंगे तो आप देखेंगे इस तरफ 1 2 3 4 5, इसी तरह ऊपर x 1 2 3 4 5 इस तरह। तो आप इसको अगर मिला के देखते हैं ना 3 5, तो आप खुद भी देख लें कि 3 का फासला कम है, 3 फासला आप देखिए कम है और 5 ज़्यादा है ना। हाँ, ये देखें, ये एक मिनट में बताती हूँ, दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं ज़रा। ये देखें इस तरह। अब आप देखें कि ये 0 हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, x जो है ये स्ट्रेट लाइन होती है, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर आगे, 1 2 3 4, थोड़ा ऊपर करते हैं 5। अब आपने देखना है कि 5 हो गया हमारे पास, x का 3 है और y का 5 है। ठीक है, तो आप खुद देखें कि सबसे कम डिस्टेंस किस बन रहा है, y एक्सिस से। 3 से ज़्यादा बन रहा है ना y एक्सिस पे, तो आप इसका आंसर बताएंगे कि y एक्सिस करेक्ट आंसर है। ये मैं थोड़ा सही नहीं बना सकी क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है और मैं खुद से इसको ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ। तो बस आपने कंसेप्ट लेना है कि जो फासला है बेसिकली वो 3 का फासला कम है y एक्सिस से, तो सबसे कम डिस्टेंस y एक्सिस से बनता है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि आपने ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हैं, प्रोबेबिलिटी वाले हैं, ज्योमेट्री के रिलेटेड हैं, परसेंटेज वाले, एवरेज हो गया, मीन मीडियन मॉड, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन होते हैं, लीनियर इक्वेशन वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कुछ ज़्यादा देखे हैं पेपर्स में। उसके अलावा ये जो कोऑर्डिनेट्स वाले हैं, तो इनको आपने अच्छी तरीके से करना है। ये प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ये जितनी भी चीज़ें हैं, होल नंबर आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद मैं करती हूँ कि आपको ये तमाम जो सवाल मैंने समझाए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। अभी कुछ 3-4 सवाल ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाए, मैं आपको सेपरेटली ग्रुप में बता दूँगी, क्योंकि वो जो हैं बहुत इजी भी मुझे लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आपका भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।